ये चर्चा आज कमल कृष्ण रॉय से शुरू करती हूँ कि राय साहब, कल प्राचा साहब ने एक इंटरव्यू दिया और इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि यशवंत वर्मा चंद्रचूड़ साहब के गैंग के हैं, वो गैंग शब्द इस्तेमाल करते हैं। और या तो कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कि मोदी जी और खुद चंद्रचूड़ साहब एक्सपोज होते, और इस वजह से क्या उनका मजबूरी वश धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि तार इसके पीएम की कुर्सी से जुड़े हुए हैं। जी, गैंग वाले शब्द से मेरी इतनी गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन चंद्रचूड़ साहब 3 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो हमेशा चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच में ही बैठते हैं जो सीनियर जज। तो काफी समय यशवंत वर्मा जी उनके साथ बैठे एज ए सेकंड प्यूनी जज, तो उससे कोई निकटता हो ही जाती है अगर साथ साथ एक लंबे समय तक बैठे। और कुछ इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड भी यशवंत वर्मा का उसी तरह का था जैसे चंद्रचूड़ का। बड़े प्रोमिनेंट लीगल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं इलाहाबाद के, तो इस तरह के फ्रेटर्निटी से कुछ आगे बात बढ़ी होगी, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस बात की बार बार याद आती है, अनिल सिन्हा जी बैठे इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पर, कि क्या बात है कि अपने सभापति के आसन से इस देश में पहला कोई राजनेता या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इतने विश्वास के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने की बात कह रहा। पहले दिन से जैसे ये नोट के जलने और नोट के का वीडियो वायरल हुआ, सभापति के आसन पर बैठ के उन्होंने सदस्यों से कहा कि अगर ये घटना आपके घर पर हुआ होता तो आप सब लोग जेल में होते, और कहा कि इस देश के व्यापारी और पूंजीपति से यह चीज बरामद होती तो वो भी जेल में होता। लेकिन हाईकोर्ट के जज को क्या ऐसी इम्यूनिटी मिल रही है कि वो उस पर एफआईआर नहीं होगा। और ये चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी इशारा करके कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एफआईआर कर क्यों नहीं रहे। और उसके पीछे जो सिर्फ पत्रकार लोगों तक ये बात पहुंचती है छन छन के कि कई 100 करोड़ रुपया अगर था, और यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि ये मेरा पैसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट में बेंच भी बन गई कि इस पैसे से मेरा कोई सरोकार नहीं, तो ये पैसा है किसका। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे लोग बताते हैं, लेकिन इसमें बहुत गंभीर राज छिपे हुए हैं। कुछ 100 करोड़ रुपए का असली मालिक कौन है, या वहां से ट्रांजिट होकर वह किसके लिए जाता, किस ये चुनाव खर्चे के लिए पैसा था, या देश से बाहर भेजने के लिए पैसा था, या राजनीतिक चंदा था, या कोई बहुत बड़ा कार्टेल था इस देश के बिल्डर्स का जिनके थ्रू पॉलिटिकल डोनेशंस इकट्ठे किए गए थे। ये सारी चीजें साफ आ जाती अगर एफआईआर हो गया होता। और एफआईआर दिल्ली पुलिस है गृह मंत्री के अधीन में, और पहली बार ऐसा हुआ कि क्राइम सीन से जो केस प्रॉपर्टी वही गायब कर दी गई। आज तक किसी ने नहीं बताया, और इस रिपोर्ट ने भी जो हाई लेवल ऑनरेबल चीफ जस्टिस की रिपोर्ट कमेटी थी, उसमें भी संभवतः ये नहीं आया कि पैसा कहाँ यहाँ से उठाकर यमुना जी में गिराया गया, किसी के बंगले में छिपाया गया, या कहीं जमीन के अंदर इसको सुरक्षित रखा ठकाने में गया है पैसा। क्योंकि ये पैसे के जो नोट के नंबर्स होते हैं उससे पता चल जाता कि किस बैंक का पैसा और किसके खाते से ड्रा किया गया, कोई चीज छिपती नहीं। तो धनखड़ साहब कहीं निशाना ले रहे थे, और उस निशाने पर इस सत्ता का बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो इस सत्ता का जो पलंग है, पलंग के नीचे ही बम फूट गया है। और कौन बचता उसके बाद अगर एफआईआर हो जाती। तो अगर दिल्ली की पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, केस प्रॉपर्टी को सुरक्षित नहीं किया, जीरो एफआईआर भी नहीं किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो, एक जीरो एफआईआर हो इतने वीवीआईपी इलाके में, और वीवीआईपी बंगले में आग लगाओ खुद एक एफआईआर का विषय है। तो जगदीश धनखड़ का ओवर इंफेसिस देना इस बात का इशारा कर रहा है कि कहीं
किसी पॉलिटिकल राजघराने की तरफ उनका इशारा था कि यह पैसा कोई मामूली पैसा नहीं। इस पैसे को जैसे नागरवाला के बारे में उस समय इंदिरा जी के समय हुआ था, 22 लाख रुपया ही शायद था या 18 लाख रुपया, और कितना बड़ा एक सवाल बन गया था उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए। आज सैकड़ों करोड़ रुपए गायब कर दिए गए, धनखड़ साहब चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद जो सारे सवाल धनखड़ साहब ने उठाए बार बार जगह जगह, खबर तो यहां तक है कि राजनाथ सिंह ने इनको डांट के कहा कि कल तुमको इम्पीच किया जाएगा अगर आज तुम इस्तीफा नहीं देते हो। और इस दबाव में और इस थ्रेटनिंग में इनके घर पर कर्मचारियों के रूप में आईबी और रा के लोग तैनात हो गए तुरंत। एक अजीब इमरजेंसी जैसा माहौल हो गया कि जैसे धनखड़ साहब को अगर जरूरत पड़ेगी तो हिरासत में भी ले लेंगे। इस तरह का खतरा दिल्ली के शासकीय राजकीय गलियारे में उन्होंने पैदा कर दिया था। तो ये साबित कर रहा है कि यह महामानव या विश्व गुरु जिसके इशारे पर पूरी कैबिनेट नाचती थी, पूरा सारी सरकारें नाचती थी, इसको अब वो महत्व तो नहीं है राजनीति में और पार्टी में। और इसी बीच आरएसएस और बीजेपी का जो विवाद हुआ, इसी बीच बीजेपी के और एनडीए के अन्य धड़ों में विवाद हुआ, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने जो सवाल उठाकर सरकार को संकट में ले लिया। और ये कहा जब भी जा रहा है कि धनखड़ साहब एक तरह से अपने तरफ से प्रयासरत थे कि धनखड़ जो कि ये चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। तो एक गंभीर राजनीतिक संकट की तरफ इस सरकार को ढकेलने का जो प्रयास चल रहा था, वो प्रयास अभी है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बहुत सफाई से बात कर रही है, कपिल सिब्बल जिस तरह से धनखड़ साहब की तारीफ में कसीदे काढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि यह पॉलिटिकल क्राइसिस और डिपेंड होगा और तीखा होगा, यह दरार और बढ़ेगी जब धनखड़ साहब की तरफ से मुंह खुलेगा। क्योंकि हम लोग तो जानते थे कि इतना गिरा हुआ कोई उपराष्ट्रपति इस देश के इतिहास में आया ही नहीं, और इस तरह से झुककर और इस तरह से कमर को धरती की तरफ मोड़ के सलाम करने वाला कोई आदमी ही नहीं दिल्ली की धरती पर पैदा हुआ। और इतने बर्बर तरीके से, इतने तानाशाह तरीके से इसने गवर्नर हाउस को भाजपा का कार्यालय, आरएस संघ का कार्यालय बना के रखा था बंगाल में। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से बदतमीजियां ये करते थे, और यहाँ पर भी खड़गे जैसे वरिष्ठ लोगों को डांट कर बैठा देना, मनोज झा को और इसके आप पार्टी के जो अब इतने सक्षम वक्ता है राज्यसभा में, संजय जी को जलील करना, सरकार को खुश करने के लिए किसी कदम पर चले जाना। उस आदमी के अंदर अगर आत्मा जाग रही है, उस आदमी से, इतने डरे हुए आदमी से भी अगर मोदी जी डर रहे हैं, सरकार डर रही है, तो इसका मतलब कि सरकार में जगह जगह सरकार के अंदर खोखलापन है। और बिहार का चुनाव उनके लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है। बिहार में जिस तरह से जनता खड़ी हुई है, बिहार में महागठबंधन के साथ जिस तरह से स्वतंत्र शक्तियां, और पहली बार जैसे जेपी के समय के बाद बिहार का बुद्धिजीवी इस मुहिम में शामिल हो, अध्यापक, कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के लोग इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तो ये बिहार तो के सब चुनाव